समझते हुए कुछ हमको, जिसमें हमको कुछ अच्छा दिख रहा है, जिसको हम चाहते हैं, इस प्रकार की बातें जो सच्चाई से थोड़ी सी विपरीत भी होती है, उस बातों पे हम चले जाते हैं। फिर जब सच्चाइयाँ सामने आती है तब कहीं कहीं हम लोग हतोत्साही निरुत्साही हो जाते हैं और अपने जो मुख्य वर्तमान परिस्थिति में जो मुख्य कार्य है वो सब चीजों में विचलित हो जाते हैं। तो 2020 और 21 कोरोना काल में चले गए। 2022 में कहीं पे ऐसी स्थितियां नहीं दिखी कि कहीं कोई सहारा सेवी के मैटर को लेके, कोर्ट कचहरी को लेके, भारत सरकार को लेके, हमारे नियंत्रणकर्ता रेगुलेटर बॉडी या नियामककर्ता के द्वारा कोई भी इस प्रकार की सरकार बातें सामने आई हो, ऐसा नहीं दिखा। लेकिन हाँ, ये बातें आप सब, हम सभी लोगों ने महसूस किया होगा, फील किया होगा। हम सब लोगों को ये चीजें समझनी होगी कि जैसे ही 2023 शुरू हुआ, हम सब लोग 9 जनवरी की हियरिंग से ही कुछ बातचीत करें, चाहे दिसंबर में ही, दिसंबर 22 से ही कुछ चीजें इस प्रकार की सामने आना शुरू हो गई कि हमको ये लगा कि अब सूर्योदय होना है, कुछ न कुछ प्रकाश ऐसा दिखने लगा। और 2023 में शायद मेरी बातों पे आप सभी लोग इत्तेफाक रखते होंगे या सुनने वाले लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे कि 2023 में कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक इस प्रकार की जो जेन्युइन बॉडी होती है, इनके द्वारा कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सहारा इंडिया के प्रति या सहारा इंडिया के वर्कर्स के प्रति, सहारा इंडिया के निवेशकर्ताओं के प्रति या संस्था के प्रति ऐसा नहीं दिखाए। बल्कि जो भी घटनाएं, जो भी बातें सामने आई, जो भी स्थितियां सामने आई, ये सब चीजें कहीं न कहीं सब लोगों को, ये नहीं कहेंगे कि पूर्णतया सकारात्मक है, एकदम समस्या समाप्त हो गई, लेकिन कहीं न कहीं कुछ राहत देने वाली थी। और यदि आप गौर से देखेंगे, कुछ यदि इस प्रकार से सोचेंगे, 2 साल वर्तमान बहुत ज्यादा मानसिक राहत देने वाली स्थिति आई। और ये स्थितियां इसलिए आई, संस्था के द्वारा भी हो सकता है उस पर पहले से ही कुछ पहल किया होगा। और यदि आप चाहेंगे तो आप श्योर समझ सकते हैं कि हाँ, संस्था के द्वारा भी उस दिशा में प्रयास किया है। चूंकि 2021 के नवंबर और दिसंबर में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हमारे कर्तव्योगी साथियों के द्वारा किया गया। ये सहारा इंडिया परिवार के कर्तव्योगी साथियों के द्वारा ही पूर्णतया उस आंदोलन को किया गया था। लेकिन हाँ, इसमें सहारा इंडिया का मैनेजमेंट कहीं न कहीं मार्गदर्शक के रूप में था कि इस प्रकार से किया जाए। ये कहीं न कहीं सहारा इंडिया परिवार के मैनेजमेंट की एक इस प्रकार की सोच थी, इस स्थिति का निर्माण करने के लिए एक पहल थी। और सभी जगह एक आवेदन दिया गया, ज्ञापन दिया गया, तमाम सारी चीजें किया गया और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, जो वर्तमान में दिख रहा है या तो जो 2023 का शेष समय है उसमें होगा, इस प्रकार की स्थितियां दिख रही है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है। एक 12 पेज का उसी समय राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जो सब जगह ज्ञापन दिया गया, उसके साथ एक 12 पेज का सहारा इंडिया परिवार के या तो सहारा इंडिया परिवार की जो बैलेंस शीट के साथ जो घटनाक्रम था या संस्था जो चाहती जिस प्रकार, वो सब चीजों का एक पेज भी लगाया गया था, जो 12 पेज का एक विवरण था। इसमें 3rd नंबर के पेज में ये चीजें लिखी हुई है, 4th नंबर के पॉइंट, इसमें ये चीजें स्पष्ट किया गया है सहारा इंडिया परिवार के द्वारा, सहारा इंडिया परिवार के लोगों के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा, कि यदि ऐसा कहीं कोई है कि सहारा इंडिया को ये जो सहारा से भी अकाउंट में जमा धन है यदि दिया जाएगा तो हो सकता है सही जगह न पहुंचे। यदि ऐसा लगता हो तो ये धन सहारा को न दिया जाए, बल्कि भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए और सहारा की सलाह पे सहारा की अन्य योजनाओं के निवेशकर्ताओं को भुगतान किया जाए। इससे होगा ये कि सहारा इंडिया का कुछ न कुछ भुगतान होगा, पार्शियल पेमेंट होना शुरू होगा। पार्शियल पेमेंट होने से एक सकारात्मक माहौल बनेगा। इसके बाद जैसे जैसे आगे सब व्यवस्थाएं चलती जाएगी, हियरिंग चलती जाएगी, लोगों में विश्वास बढ़ता जाएगा, तो एम्बार्गो भी हट जाएगा। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, हटना ही ऐसा लिखा हुआ है, क्यों हटेगा ये सब चीजें। और इसके बाद जो सोसाइटियों के ऊपर प्रतिबंध है या तो काम करने के लिए कुछ टेम्पररी बेस पे जो प्रतिबंध लगा है, ये भी हट जाएगा। और सहारा इंडिया परिवार या सहारा इंडिया परिवार की व्यवस्थाएं या तो सोसाइटी की व्यवस्थाओं को मूल रूप से, मुख्य रूप से कहा गया है कि एक भारत सरकार की या तो भारत देश की एक आदर्श सोसाइटियों के रूप में, आदर्श मतलब आइडियल सोसाइटियों के रूप में प्रस्थापित होगी और पुनः अपना कार्यरत होगी। और पूरे भारत देश में सहारा इंडिया परिवार के लोग बेहतर रूप से अपना
जीविकोपार्जन की बात है, चाहे सहकारिता की बातचीत है, चाहे समितियों की बातचीत है, तो ये सब चीज में बेहतर रूप से काम कर पाएंगे और अपना आगे बढ़ पाएंगे एक सम्मान के साथ। ये सब चीजों का जिक्र उसमें किया हुआ है। और देखिए कुछ घटनाएं जो 2021 के नवंबर दिसंबर में लिखी है, कुछ 2023 में ऐसे ही होता जा दिख रहा है। 2023 में शुरुआत में 9 तारीख को हियरिंग हुई, फिर इसके बाद एक एक व्यक्ति के द्वारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक इस प्रकार का रीट पिटीशन या तो एक प्ली किया गया, उसमें ये चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब लोगों को बुला के बातचीत किया गया, बताया गया, और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक रिक्वेस्ट अनुरोध किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि सहारा से भी अकाउंट में जो 25,000 24,000 करोड़ रुपया जो ब्याज के साथ का जमा पड़ा है, उसमें से कुछ रकम या तो वो रकम सहकारिता मंत्रालय को, सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया जाए, जिससे सहारा इंडिया परिवार के अन्य निवेशकर्ता है, तो सोसाइटी के निवेशकर्ता जो है, क्योंकि आज की डेट में अन्य निवेशकर्ता का तात्पर्य यही है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि 90% तो मोर देन 90% लोग सहारा इंडिया की सोसाइटी के ही निवेशकर्ता हैं, मेंबर्स है, सदस्य। इन लोगों को भुगतान किया जाए और ये सभी लोग रेगुलेटर्स बॉडीज तमाम और विभाग ये सब मिल के जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय को ये उचित लगा, तो इन्होंने उसमें से 25,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपया, उसका कोई टर्म्स कंडीशन होगा, कोई व्यवस्था होगी, कुछ क्या होगी, 5,000 करोड़ रुपया फर्स्ट पेज में सेंट्रल रजिस्ट्रार को सहारा की सोसाइटियों के मेंबर्स के भुगतान के लिए ये दिया गया। साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि ये भुगतान इस प्रकार से किया जाए, एक टाइम ड्यूरेशन की बात, एक टाइम बाउंडेशन की बात, कि कितने समय में दिया जाए और मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर पे भुगतान किया जाए कि जिससे कोई विभेद की स्थिति न हो। ये सब बातें भी हुई। ये 29/3/2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है और सेंट्रल रजिस्ट्रार को भुगतान करने के लिए कहा गया। और एक आदरणीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, जो रिटायर्ड जज के द्वारा इनकी निगरानी किया जाएगा, इनको एक सीनियर एडवोकेट असिस्ट भी करेंगे, ये सब बातों का भी व्यवस्था हो। और इसके लिए भारत सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, वो ऐसा पोर्टल बनाया गया जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। हो सकता है ये सब चीजें कुछ आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सकारात्मक होगा हम सब लोगों को। ये कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ समय होता है, तो मैंने कहा ना कि अभी हम सब लोगों को विशेष रूप से सहारा इंडिया परिवार के करते हुए साथियों को या तो निवेशकर्ताओं को किसी भी चीज की जरूरत है तो किसी भी बातों को जल्दी से एक्सेप्ट भी न कर दें और जल्दी से इसको डिनाई भी न करें। सोचे, इस पे समझे, थोड़ा मनन करें। और सबसे मुख्य बात है कि वर्तमान में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है। ये बात मानते हुए कि अभी जो हुआ है 2023 में, जो संस्था चाहती थी, जो संस्था के साथ थे और जो हमारी अनुकूल परिस्थिति बनने के लिए जो उचित था, यही सब चीजें हो रहा है और वही सब चीजें होने जा रहा है। और 2023 में कोई नकारात्मक बाबत या कोई नकारात्मक मैटर या कोई नकारात्मक परिस्थितियां या नकारात्मक बातें सामने नहीं आई, तो शेष दिनों में भी बहुत सारी सकारात्मक बातें सामने आएगी जो हम सब लोगों के लिए उचित होगी, चाहे संस्था ने, चाहे हम सब लोगों ने पहले से सोचा है, चाहे लिख चुके हैं। तो ये सब चीजों को थोड़ी धीरज की जरूरत है। तो इसको न तत्कालीन स्वीकार करते हुए, न इसको तत्कालीन डिनाई करते हुए, सोच समझ के हम लोगों को एक एक कदम उठाना है। अभी हम सब लोग, यदि पोर्टल बनाया गया, वो पोर्टल ऐसा बनाया गया क्योंकि भारत वर्ष के सभी मेंबर्स इसमें अप्लाई करने वाले, रजिस्टर करने वाले। और अभी मुझे लगता है कि कई लाख लोग, क्योंकि अभी 4-6 दिन पहले की बात है, तो मैंने देखा था रजिस्टर्ड नंबर 70-71 लाख लोग पहुंच चुके हैं और भी आगे जाएंगे। सहारा परिवार, आपके परिवार के, आपकी सोसाइटियों के मेंबर्स सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। और ये सहारा इंडिया परिवार पहले से कह चुके, यही तो सहारा सेबी की जो घटना सुप्रीम कोर्ट में गई, कोर्ट का, वही तो उसकी जड़ है कि इतने कम टाइम ड्यूरेशन में सहारा इंडिया परिवार ने 2,93,00,000 मेंबर्स या 2,93,00,000 डिपोजिटर्स अकाउंट्स कैसे खोल दिए? ये कैसे शक्य है? ये कैसे संभव हो सकता है? यही तो इसकी जड़ थी और इसका वेरिफिकेशन भी सेबी को करना था। आज एक आधार पे एक मेंबर्स अपना लॉगिन कर रहा है, या तो अपना अप्लाई कर पा रहे हैं, रजिस्टर कर पा रहे हैं, लॉगिन कर पा रहे हैं, यही दर्शाता है। और 71-72 लाख क्या हो सकता है, अभी हाल ही में हम नहीं देखे हैं,
हो सकता है 70-75 लाख लोग भी अपना एप्लीकेशन कर चुके हो, रजिस्टर कर चुके। तो यही दर्शाता है कि अभी पोर्टल लॉन्च हुए करीब 1 सवा महीना हुआ है और उसी में 70 लाख, 72 लाख, 75 लाख लोग अपना इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। ये भी एक आधार, सिंगल आधार कार्ड यूज करते हुए। इसका मतलब सहारा इंडिया के जो निवेश करता है वो सहारा इंडिया की सोसाइटी के ही मेंबर्स हैं, कोई फेक नहीं है। और उनको ये भुगतान भी होना है। और ये भुगतान होने की प्रक्रिया में बता दूं, देखो हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट, हमारी बातें केवल ये नहीं है कि सहारा इंडिया परिवार के निवेशकर्ताओं का भुगतान हो जाए। ये तो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। सहारा इंडिया परिवार की जितनी कंपनियां अभी तक चली है एक रेगुलेटर के अंतर्गत चली है। इसका कोई न कोई नियामक करता रहा है, भारत सरकार के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत रहे हैं, इसलिए सुरक्षित तो है ही। केवल सुरक्षित उतने से ही नहीं होता है कि रेगुलेटर है, रेगुलेटर बॉडी है, नियामक करता है, बल्कि सहारा इंडिया परिवार के द्वारा या ग्रुप की एसेट भी, या ग्रुप का जो कारोबार हुआ है, या तो सहारा इंडिया परिवार की जो कंपनी है उनका भी कारोबार है। ये जो लायबिलिटी है उससे एसेट कई गुना ज्यादा है। देखिए सिक्योरिटी के लिए 2-3 चीजें मायने रहती है, रेगुलेटर का होना जरूरी है, साथ साथ वो संस्थान लायबिलिटी से ज्यादा इनके पास एसेट हो, मतलब प्रॉफिट करने वाली संस्थान हो। और तीसरी चीज ये भी आवश्यक होती है कि एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, मैनेजमेंट बॉडी होती है, इनकी नीयत साफ सुथरी होती है। ये सब चीजें केवल निर्भर करती है। नहीं तो कभी बातचीत करेंगे, पास्ट में जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आएगी कि जिनका रेगुलेटर बॉडी भी थी, नियामक कर्ता भी थे, हो सकता है उनके पास संपत्ति भी ज्यादा हो, लेकिन मैनेजमेंट की नीयत सही ना हो। क्या हो सकता है मैनेजमेंट की नीयत भी सही हो, रिमूव कर दीजिए, उनको दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, पेमेंट कर, तब इंटीमेशन लेटर दे दे के भुगतान करा जाए। आज तब भी आज की लोग हैं, एक एक अप्रोक्सीमेटली है, मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, और जो 30% लोग थे इसमें से 15 से 20% लोग, 15% लोग ऐसे थे कि इनको इसी धन से उनका एक काम निकलने वाला था, इसी धन से सब कुछ चलने वाला था। हाँ, 70% लोगों का धन तो जरूरत वाला ही है, उनको भी काम आएगा, उनको भी सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक और तमाम सारी चीजें, सारी घटनाएं आएगी, लेकिन उस धन के अलावा भी दूसरी व्यवस्थाएं होती है उनके पास। और 10% लोग तो ऐसे भी होते हैं, आज हम सिखों का देखते हैं, मुझे पता है खुद, कि इंटीमेशन दे दे के जब 2008 में रिजर्व बैंक ने आरएनबीसी डायरेक्टरी, आरएनबीसी डायरेक्शन 1987 को जब रिमूव करने की बातचीत हुई, और सहारा और रिजर्व बैंक की जब टेबल टॉक हुई, तब ये बात हुई थी कि इसको आप ये डायरेक्टरी बंद हो रही है, अभी इसके साथ सिपो के आप पेमेंट सबको कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इनको दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, पेमेंट कर, तब इंटीमेशन लेटर दे दे के भुगतान करा जाए। आज तब भी आज की स्थिति में ऐसे 5%, 7% निवेशकर्ता ऐसे कि वो इंटीमेशन लेटर देने के बाद, खोजने के बाद भी मिले नहीं है कि इनका भुगतान किया जाए। तो 10% तो यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं कि इनको कहाँ पे क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो ये दौर था। तो इन सब लोगों की सुरक्षा की बात तो हो गई, उतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, या सहकारी मंत्री जो माननीय अमित शाह जी के द्वारा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार की बातें रखी जा रही है, इस प्रकार की बातें की जा रही है कि सहारा इंडिया की सोसाइटियों के मेंबर सुरक्षित है, इनका धन इनका, बल्कि इन्होंने तो किसी एक पेपर में हमने पढ़ा था, एक वीडियो में भी देखा था, किसी एक मीटिंग में बोले थे कि लगभग 10 करोड़ मेंबर्स के 85,000 करोड़ रुपया इनको मिलना है, वो मिलना ही है। इसलिए मिलना है कि उस सोसाइटियों के पास उससे अधिक धन है, वो धन सुरक्षित है। कुछ न कुछ लीगल बाबतों के, कुछ लीगल इश्यूज के कारण उसमें विलंब हो रहा है, अब इसको निकलना शुरू है तो होना ही होना है।
केवल साह इंडिया परिवार का, साह इंडिया परिवार के कर्तव्योगी साथियों का, साह इंडिया परिवार के जो माननीय मैनेजमेंट का केवल उतना ही उद्देश्य नहीं है कि लोगों का धन लोगों तक पहुंच जाए, बल्कि संस्था के प्रति जो दाग लगा है ये सब चीजें भी हट जाए, और ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। हाँ, आने वाले दिनों में हियरिंग भी होगी। हियरिंग होगी तो जो प्रतिबंध की बात है, मुझे नहीं लगता है कि जो मैं सोचता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए धन 25,000 करोड़ 25,700 करोड़ रुपया जमा करने के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था, उस उद्देश्य का तो कोई औचित्य ही नहीं बचा है, क्योंकि उसके तो निवेशकर्ता आए ही नहीं है भुगतान लेने के लिए। कुछ 130-35 करोड़ लोगों का भुगतान, करोड़ रुपयों का भुगतान हुआ, इसके बाद तो लोग आए ही नहीं है। और 3-4 या 5 साल पहले से ही सेबी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तो न्यूज़पेपर में, चाहे एक इस प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी कर दी गई है कि अब कोई भी एप्लीकेशन, बॉन्ड की एप्लीकेशन सेबी एंटरटेन नहीं करने वाली है। भुगतान की कोई बात नहीं है, कोई गया भी नहीं है, कोई जा भी नहीं रहा है, नहीं ऐसा कोई संज्ञान में आया। तो ये पैसों का अब जमा करने का उचित नहीं है, बल्कि उसमें से भुगतान की प्रक्रिया के लिए 5,000 रुपये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अलॉट भी कर दिया सेंट्रल रजिस्ट्रार को। ये सब चीजें दर्शाती है कि जिस उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो लगाया था, एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध लगाया था कि आप एसेट नहीं बेच सकते हैं, जो और बेचते हैं, मानो बाद में अमेंडमेंट भी हुआ 2016 में, यदि बेचते हैं, ज्वाइंट वेंचर में जाते हैं, या तो आप मोर्गेज करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी धन आएगा ये धन सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा, और उसकी जो भी डिटेल्स होगी, फाइल वगैरह होगा, जो भी पेपर्स वगैरह होंगे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को आपको मतलब सबमिट करना होगा। ये प्रतिबंध का आपको औचित्य नहीं बनता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि प्रतिबंध भी हट जाएगा। साथ साथ सोसाइटियों का कुछ सोसाइटियों का, जैसे 2022 की बात करें, 22/3/2022 में सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, कि जब तक ये जो कुछ कंप्लेंट्स गई थी तमाम सारी सोसाइटियों का, और सही बात थी कि भुगतान नहीं हो रहा था। भुगतान न होने का कारण था क्योंकि नेगेटिव माहौल के कारण भुगतान आना, व्यवसाय आना कम हो गया। जो संस्थागत धन था वो एक जगह ब्लॉक हो गया एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण। ऐसी स्थिति में, भुगतान की विलंब की स्थिति में, एक तत्कालीन मतलब एक कुछ समय के लिए टेम्पररी बेस पे सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा कुछ सोसाइटियों के नए मेंबर बनाने के लिए, रिन्यूअल लेने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। ऐसी स्थिति में अब जब भुगतान शुरू हो गया है, भुगतान में विलंब क्यों हुआ, ये सब बातें हो गई है, ये सब चीजें सामने आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे अब नए मेंबर न बनाने के लिए, रिन्यूअल न लेने के लिए जो प्रतिबंध था सेंट्रल रजिस्ट्रार का, इसको भी रखना उचित नहीं लगता है। आने वाले दिनों में ये सब चीजें हो सकती है, होना है, क्योंकि 2023 में अभी तक आप भी जरा शांत दिमाग से, गौर से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये पता चलेगा कि कहीं इस प्रकार की नेगेटिव चीजें नहीं। हाँ, चीजें पॉजिटिव न होती है न नेगेटिव होती है। यथार्थ को सोचिए, थोड़ा वास्तविकता को सोचिए, थोड़ा शांत मगज से सोचिए, कुछ इधर की बातें कुछ इधर की बातें न सुनते हो, अपने से एनालिसिस विश्लेषण किया जाए कि हकीकत में हुआ क्या 2023 में। तो कुछ न कुछ चीजें, बहुत सारा हमारे कर्तव्योगी साथियों का बहुत सारा बर्डन और लोड कम हो गया, बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की थी, वो सब चीजें दूर हो गई। और ये भी एक संस्था उस स्थिति में ले जाना चाहता होगा तभी गया होगा। ये कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, वर्तमान के लिए हमारी अनुकूलता के लिए यही उचित होगा, यही हुआ। तो ये सब चीजों को भी देखा जाए। बात रही संस्था के मैनेजमेंट की कुछ बात करने की, तो ये चीज जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है विगत 30 सालों से, मैं सहारा इंडिया को जो समझ पाया हूँ, सहारा इंडिया परिवार कोई भी बात रखती है, कोई भी बात लाती है, कोई भी चीजें नई होती है, तो ये केवल सामूहिकता में मानती है और सामूहिकता के आधार पे ही कोई बात रखती है। और इसीलिए तो सहारा इंडिया की फिलोसॉफी भी, सहारा इंडिया का व्यवसाय दर्शन भी, देखिए, कलेक्टिव मटेरियलिज्म है, सामूहिक भौतिकवाद है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कोई समूह विशेष के लिए नहीं, सबके लिए जो समान होता है। और आज स्थितियां समान नहीं रही है सब जगह। आज तमाम जगह स्थितियां विपरीत अलग अलग है, असमान परिस्थितियां है। देखिए ना, 26 या 27 जोन एरिया में से 17-18 जोन एरिया में कोई काम की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं की कोई व्यवस्था नहीं। बाकी 7-8 जोन एरिया ऐसे है कि जहाँ पे काम की व्यवस्था है, कहीं कुछ टार्स की योजनाएं चल रही है, कोई मंथली की योजनाएं चल रही है, कोई फिक्स डिपॉजिट की योजना, ये सब चल भी रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक सामूहिक इस प्रकार की बातें रख पाना कि आप ये करिए, ये न करिए, ये सब चीजें उचित नहीं है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट दूरंतर सी है, फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजर है,
आगे देखने वाला मैनेजमेंट है, तभी तो हम देखें ना शुरू से ही। यदि आप सब लोग पुराने हैं इसमें तो बहुत लोग देखे हैं, सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी से चल रही थी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से चल रही थी। इसके बाद आरएनबीसी डायरेक्शन में आई, इसके बाद सहारा इंडिया अपना कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन में भी आई, इसके बाद सहारा इंडिया ने अपना सोसाइटी में भी कामकाज शुरू किया, तमाम सारी चीजें। लेकिन ये तमाम सारी चीजें, एक चीज कहीं कहीं कोई कमी त्रुटि आने से पहले दूसरी चीज की व्यवस्थाएं थी अपने पास अभी तक भी। तो इसको फॉरवर्ड लुकिंग बोला जाता है, दूरंदर्शी मैनेजमेंट है। इसलिए हमारे कर्तव्योगी साथियों की जीविकोपार्जन की व्यवस्था के लिए सहारा इंडिया ने कुछ और चीजें भी ला के रखी है। ये बात मैं यहीं पे इसलिए रखा हूँ, मैं किसी की मतलब कोई पैरवी कर रहा हूँ, कोई फेवर कर रहा हूँ, कोई ये काम करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ, कोई दबाव बना, ये चीजें नहीं है। लेकिन ये मैनेजमेंट की सहारा इंडिया परिवार की चीजें हैं, जहां पे भी 7-8 जोन में एनआई का काम काज चल रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि सब लोगों को जहां पे काम की व्यवस्था है, सोसाइटी के काम की व्यवस्था है, वहां पे तमाम नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की व्यवस्था है, तो इन सब लोगों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए, और एक ऐसी ऐसी चीज है जो कई लंबे समय से कर रहे हैं और पूर्णतः सुरक्षित है, अब टेस्टे टोके हो गए, तो वो सब चीजों का उस कामों में भी प्रवृत्त रहना चाहिए। प्रवृत्त रहने से ये होगा कि हमारा नियमित आवागमन रहेगा, हमको नया नया अपडेशन मिलता रहेगा, और साथ साथ हम तत्काल आज जो भी करेंगे, ये तत्काल हम अपने स्वयं को ही राहत करेंगे, स्वयं को ही लाभान्वित करेंगे, स्वयं को ही सम्मानित करेंगे। जब ये भाव आ जाएगा कि हम कुछ करेंगे तो ये कंपनी के लिए हो जाएगा, तो हम भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी पार्ट ऑफ कंपनी है, कंपनी का ही अंश है, कंपनी का ही सेल, और हमको तत्काल हम ही को सहयोग होना है, तत्काल हम ही को लाभ होना है, सम्मान होना है। ये भाव सोच के करने का प्रयास करेंगे तो इसमें बेहतर कर पाएंगे, बेहतर आजीविका, लाभ, सम्मान, और कुछ छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। दूसरी जगह जहां पे एनआई वगैरह की स्थिति नहीं, वहां पे भी संस्था के द्वारा नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कामकाज दिया हुआ है, ई स्कूट वगैरह का कामकाज दिया है, और इसमें हमारे माननीय पीके पाली साहब बहुत पुराने वरिष्ठ भी है, या हम सब लोग जानते भी है। हो सकता है एक बार इसी प्लेटफॉर्म पे भी माननीय पीके पाली साहब और स्कूट के जो शायद डॉक्टर बैनर्जी सर के द्वारा इसी प्रकार के विंड्स के भी तमाम लोग इस प्रकार के इसी प्लेटफॉर्म पे आके, और ये नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की भी बात केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए सहारा के लोगों के साथ किया जा सकता है क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा कोई भी नया क्रियाकलाप शुरू होता है तो सबसे पहले ये कहा पूछा जाता है कि इसमें हमारे कर्तव्य कार्यकर्ताओं को क्या लाभ होगा, इनको क्या आजीविका मिलेगा, इनको क्या सम्मान मिलेगा, यही सब बातों पे होता है। और ये इसीलिए ही है। और अभी हम ये जब मीटिंग में बैठते, इस स्कूट की मीटिंग में भी हम बैठते थे, अभी विगत 3-4 दिन पहले ही मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में बैठते तो एक अच्छी एक मतलब खुशी भी होती है कि लोग एक साल में, पिछले एक साल में 22-23 में कई लाख रुपया भी हमारे ऑफिस और फील्ड के कार्यकर्ता उसमें भी अपना लाभांश पाए, अपना सम्मान पाए। तो ये सब चीजें भी है, और ये भी अच्छी अच्छी योजना है, 18 महीने की योजना है, 1 साल की योजना है, और तमाम सारी सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी, चूंकि सहारा इंडिया का बैनर है तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी है, तो इस प्रकार से भी होता है। हाँ, ये स्कूट हम बात करते हैं तो ये दिखता है कि सहारा का बैनर नहीं दिख रहा है उसमें, लेकिन जब सहारा के प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते रहे तो बिना सहारा के भगिनी संस्था हुए, या बिना सहारा इंडिया परिवार के सहयोग के, या बिना सहारा इंडिया परिवार की ऑडिट के, या बिना सहारा इंडिया के मार्गदर्शन को ये सब चीजें नहीं होती। इसलिए ये सब चीजों में भी एक हमको काम करने का, जिसको चलने की इच्छा है तो चलने का रास्ता भी दिया गया है। यही सब बातचीत करने के लिए, चूंकि मुझे आज उपस्थित भी यहाँ पे होना था, कुछ बातचीत रखनी भी थी और लंबा समय भी हो गया था, तो मैं पुनः मेरा मतलब इसका ब्रीफ में बता दूं तो वर्तमान समय थोड़ा सा पेशेंस वाला समय है। ये नहीं हुआ तो ये रिजेक्शन हो गया, तो ये अंडर प्रोसेस हो गए, ये सब चीजें होना है, मान के चलेंगे तो हमको परेशानी, पैनिक नहीं होगा। हम रास्ते में निकले हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में सब कुछ आएगा, ये पहले से सोच के उसी हिसाब से निकलेंगे तो हमको परेशान, हम ये सोच के निकलेंगे कि हमारा रास्ता एकदम स्मूथ, सरल और एकदम बिना पैनिक वाला, बिना परेशानी वाला, एकदम बेहतर सजा हुआ रास्ता होगा, तब हम मंजिल नहीं पहुंचेंगे, और मंजिल पहुंचेंगे तो उस मंजिल का कोई औचित्य तात्पर्य भी नहीं होगा। और ऐसा सोच के निकलेंगे और कोई परेशानी वाली बातचीत आई तो हमको कहीं न कहीं ये परेशानी हट करने वाली लगे। ऐसी स्थिति में ये सब चीजें आनी है, आएगी तो इसका समाधान भी होगा, क्योंकि अब ये विश्वास की वाली बातचीत आई
तो हमको कहीं न कहीं ये परेशानी हट करने बस एकदम बेहतर सजा हुआ रास्ता होगा, तब हम मंजिल नहीं पहुँचेंगे और मंजिल पहुँचेंगे तो उस मंजिल मंजिल का कोई औचित्य तात्पर्य भी नहीं होगा और ऐसा सोच के नहीं ये पहले से सोच के उसी या बिना सहारे माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कामकाज दिया को ये काम करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हो, कोई दबाव बना, ये चीजें नहीं है। लेकिन ये मैनेजमेंट की साइंड या परिवार की चीजें हैं, जहां पे भी 7-8 जोन में एनआई का कामकाज चल रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि सब लोगों को जहां पे काम की व्यवस्था है, सोसाइटी के काम की व्यवस्था है, वहां पे तमाम नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की व्यवस्था है, तो इन सब लोगों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए और एक ऐसी-ऐसी चीज है जो कई लंबे समय से कर रहे हैं और पूर्णतः सुरक्षित है, अब टेस्टेड ओके हो गए, तो वो सब चीज़ों का उस कामों में भी प्रवृत्त रहना चाहिए। प्रवृत्त रहने से ये होगा कि हमारा नियमित आवागमन रहेगा, हमको नया-नया अपडेशन मिलता रहेगा और साथ-साथ हम तत्काल आज जो भी करेंगे, ये तत्काल हम अपने स्वयं को ही राहत करेंगे, स्वयं को ही लाभान्वित करेंगे, स्वयं को ही सम्मानित करेंगे। जब ये भाव आ जाएगा कि हम कुछ करेंगे तो ये कंपनी के लिए हो जाएगा, तो हम भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी पार्ट ऑफ कंपनी है, कंपनी का ही इस अंश है, कंपनी का ही सेल और हमको तत्काल हम ही को सहयोग होना है, तत्काल हम ही को लाभ होना है, सम्मान होना है। ये भाव सोच के करने का प्रयास करेंगे तो इसमें बेहतर कर पाएंगे, बेहतर आजीविका, लाभ, सम्मान और कुछ छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ पे एनआई वगैरह की स्थिति नहीं, वहां पे भी संस्था के द्वारा नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कामकाज दिया हुआ है, ई स्कूट वगैरह का कामकाज दिया है और इसमें हमारे माननीय पीके पाली साहब बहुत पुराना